नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में अंग्रेजी कंपनी के आगमन का दूसरा वीडियो देखेंगे। इस भाग में हम यह देखेंगे कि अंग्रेजी कंपनी भारत में किस प्रकार से अपना विस्तार करती है और औरंगजेब के साथ उसका क्या संबंध रहता है, कैसे व्यवहार रहते हैं औरंगजेब के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो अंग्रेज थे वह औरंगजेब के पास गए और कब 1667 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने क्या किया कि औरंगजेब से व्यापारिक छूट मांगी और जिसे औरंगजेब ने 1967 में दिया। यानी औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को क्या किया कि बंगाल में व्यापारिक सुविधा प्रदान कर दी। इस फरमान में यह कहा गया कि अंग्रेजी व्यापारियों को बंगाल में व्यापार करने दिया जाए, उन्हें किसी प्रकार से तंग न किया जाए। इसी प्रकार औरंगजेब ने क्या किया कि 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने 2% चुंगी कर और 1.5%, 1/2 यानी 1.5% जजिया कर भी अंग्रेजी व्यापारियों पर लगाया। तो पूछा जाता है कि औरंगजेब ने कितने परसेंट अंग्रेजों से जजिया कर वसूला था। तो 1.5% जजिया कर वसूला था और 2% चुंगी कर वसूला था। व्यापार कर रहे थे बंगाल में अंग्रेज व्यापारी और सुविधा भी औरंगजेब ने प्रदान कर दी थी। लेकिन इन सुविधाओं का अंग्रेज व्यापारियों ने गलत तरीके से फायदा उठाया और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अब वह भारतीय व्यापारियों को परेशान करने लगे। और जो बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की तरफ जो भी व्यापारी आते थे अपना जहाज लेकर के, उन जहाजों से यह लूटपाट किया करते थे। तो इसी क्रम में हुआ क्या कि 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ यह कि अंग्रेज व्यापारियों ने क्या किया कि उस समय औरंगजेब के कुछ जहाज जो थे वह हुगली बंदरगाह पर थे और इन जहाजों को अंग्रेजों ने लूट लिया। इस बात से जो औरंगजेब था वह काफी नाराज हो गया, क्योंकि औरंगजेब छूट भी देता है और साथ ही साथ वही अंग्रेज व्यापारी क्या करते हैं कि औरंगजेब के जहाज को भी लूट लेते हैं। तो इस प्रकार औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच जो प्रथम मुकाबला हुआ वह कहाँ हुआ? 1686 ईस्वी में और हुगली में हुआ। पूछा जाता है कि औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा हुगली में हुआ था और 1686 ईस्वी में हुआ था। पूछा भी गया, क्वेश्चन है क्या कि औरंगजेब ने किस नगर को घेरा था अंग्रेजों के विरुद्ध? तो हुगली को घेरा था। मुकाबला शुरू हुआ 1946 में। औरंगजेब ने क्या किया कि हुगली पर अधिकार कर लिया और हुगली में जो अंग्रेज थे वह वहां से भाग खड़े हुए और भाग करके एक ज्वरग्रस्त द्वीप था, उसी द्वीप पर अंग्रेज अपनी जान बचा करके भाग गए। लेकिन ज्वरग्रस्त द्वीप था, वहां ज्वार आने की ज्यादा संभावना थी, इसलिए अंग्रेजों को अपनी जान का डर लग रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जाब चारनाक की सहायता ली और कहा कि आप हमें औरंगजेब से माफी दिलवा दें, हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जाब चारनाक ने बातचीत के द्वारा औरंगजेब को मना लिया और फिर हुआ क्या कि जो अंग्रेज ज्वरग्रस्त द्वीप भाग गए थे वापस फिर बंगाल आए और अपना व्यापार शुरू कर दिया। यह तो था औरंगजेब के साथ अंग्रेजों का प्रथम मुकाबला। इसके बाद हुआ क्या कि 1688 ईस्वी में जब सर जॉन चाइल्ड बंबई के गवर्नर हुआ करते थे, उस समय सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया कि ताप्ती नदी के मुहाने पर अधिकार कर लिया, अर्थात यहाँ जो बंदरगाह था उस पर सर जॉन चाइल्ड ने अधिकार कर लिया। और करने के साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि मुगल जहाजों को भी पकड़ लिया, याद रखिएगा। और इन जहाजों में कुछ ऐसे जहाज थे जिसमें मुस्लिम जो थे वह
मक्का की यात्रा पर जा रहे थे। यानी मक्का की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भी अंग्रेजों ने लूट लिया, ऐसे जहाजों को भी नहीं बख्शा अंग्रेजों ने। इस बात पर औरंगजेब काफी गुस्सा होता है और वह आदेश देता है, क्या आदेश देता है कि पटना, कासिमपुर, मछलीपत्तनम, सूरत में जो अंग्रेज कोठियां हैं उन पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया जाए। तो इस प्रकार जो औरंगजेब के सेनापति थे उन लोगों ने क्या किया कि पटना, कासिमपुर, मछलीपत्तनम और सूरत की जितनी भी अंग्रेज कोठियां थीं उन पर अधिकार कर लिया और यहाँ से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। और इस खदेड़ने के क्रम में जो मुंबई का गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, उसको भी भारत से निष्कासित कर दिया गया। पूछा गया क्वेश्चन है कि सर जॉन चाइल्ड को भारत से किस शासक ने निष्कासित किया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने निष्कासित किया था। भारत से निष्कासित हो गए अंग्रेज, उनका व्यापार ढीला पड़ने लगा। अब किया क्या जाए, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि औरंगजेब से माफी मांगी। यानी जो गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड मुंबई का, उसने औरंगजेब से माफी मांगी। क्वेश्चन आया भी हुआ है कि किस गवर्नर ने औरंगजेब से माफी मांगी थी, तो सर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफी मांगी और माफी के स्वरूप औरंगजेब ने क्या किया कि अंग्रेजों से 17,000 पाउंड हर्जाना के रूप में वसूला और उनसे यह भी वादा करवा लिया कि भविष्य में अब अंग्रेज जो हैं वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। 1669 से 77 ईस्वी के बीच गैरोल्ड आंगियार ने आधुनिक बंबई नगर की स्थापना की। पूछा जाता है कि आधुनिक बंबई नगर की स्थापना किसने की थी, तो गैरोल्ड आंगियार ने की थी। ये जो गैरोल्ड आंगियार है इसकी एक और भूमिका है क्या कि जब शिवाजी ने सूरत में दूसरी बार लूटपाट किया था, कब 1670 में, जब शिवाजी ने 1670 में दूसरी बार सूरत में लूटपाट किया, उस समय गैरोल्ड आंगियार ने ही बंबई में अंग्रेजों की रक्षा की थी। याद रखिएगा कि शिवाजी से किसने अंग्रेजों की रक्षा की थी, तो गैरोल्ड आंगियार ने की थी। इसी क्रम में अब कलकत्ता की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं क्या कि 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक में सूता नदी में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। कब? 1690 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में क्या होता है कि बंगाल का एक सूबेदार रहता है और जिसका नाम इब्राहिम खान रहता है। इस इब्राहिम खान ने क्या किया कि एक फरमान जारी किया और उस फरमान के द्वारा 3,000 रुपए वार्षिक कर के अतिरिक्त कर अब अंग्रेजों को नहीं देना था और इसके बदले उन्हें बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी गई। तो याद रखिएगा कि 1691 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खान ने एक फरमान के द्वारा 3,000 रुपए वार्षिक कर ले करके और इसके बाद उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा साल भर, और उन्हें क्या कर दिया, छूट दे दिया ताकि वह अब वर्ष भर बिना कर दिए आराम से व्यापार कर सकते थे। बर्दवान जिले का एक जमींदार था जिसका नाम था शोभा सिंह। इस शोभा सिंह ने क्या किया कि 1696 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और विद्रोह कहाँ किया, तो सूता नदी में, और इसी सूता नदी में जॉब चारनाक ने 1690 में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो जब बर्दवान जिले का
जमींदार शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों को क्या हुआ कि सूता नदी में किलेबंदी करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार सूता नदी में फैक्ट्रियों की जो किलेबंदी की गई, उस किलेबंद कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ, सूता नदी में था। किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। 1698-99 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था अजीमुस शान। इस अजीमुस शान ने क्या किया कि 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। पूछा जाता है कि बंगाल के किस सूबेदार ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी दी थी, तो वह सूबेदार था अजीमुस शान। अजीमुस शान ने 3 गांव, और वो गांव कौन थे, तो कालीकता, सूतानती, गोविंदपुर। कालीकता, सूतानती और गोविंदपुर गांव की जमींदारी अजीमुस शान ने अंग्रेजों को दे दी। और उस समय जो कालीकता, सूतानती और गोविंदपुर का जो जमींदार था, उस जमींदार को अंग्रेजों को कितना रुपया देना था, 1200 रुपए देना था। यानी मात्र 1200 रुपए दे करके कालीकता, सूतानती और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। अब कालीकता, सूतानती और गोविंदपुर के क्षेत्र पर कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। याद रखिएगा, कलकत्ता नगर की स्थापना किन गांवों पर की गई थी, या किन गांव के क्षेत्रों पर की गई थी, तो कालीकता, सूतानती और गोविंदपुर गांव के क्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि कलकत्ता नगर का संस्थापक कौन था, तो कलकत्ता नगर का संस्थापक जाब चारनाक को माना जाता है। जाब चारनाक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। और यही जो कलकत्ता है, यह 1700 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत में पहला प्रेसिडेंसी नगर बना। याद रखिएगा कि अंग्रेजों का भारत में पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन बना, तो कलकत्ता बना। प्रेसिडेंसी नगर बन गया। तब सर चार्ल्स आयर को कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया। पूछा गया है कि कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। जबकि संस्थापक कौन था, जाब चारनाक। कलकत्ता को 1700 ईस्वी में क्या किया गया कि मद्रास से अलग कर करके एक स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। पूछा जाए कि कलकत्ता को मद्रास से अलग स्वतंत्र प्रेसिडेंसी के रूप में कब स्थापित किया गया, तो 1700 ईस्वी में किया गया। 1774 से लेकर के 1711 ईस्वी तक ये जो कलकत्ता नगर बसा था, अब यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। इस कलकत्ता नगर की क्या विशेषता है कि 1774 से लेकर के 1911 तक यही कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। और 1911 के बाद यानी 1912 में कलकत्ता से राजधानी हटा करके दिल्ली ले जाई गई। यानी पूछा भी गया है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1912 में की गई थी। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश कंपनियों का विलय, यानी कुछ ऐसी कंपनियां थी जो भारत में आई और उनका पुरानी कंपनियों में विलय हुआ, तो उस कंपनी का नाम क्या था और वह कौन सी कंपनी थी, कब स्थापित हुई थी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1688 की घटना है। 1688 में इधर भारत में क्या हो रहा था कि अंग्रेजी कंपनी का विस्तार हो रहा था। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ 1688 में कि इंग्लैंड में क्रांति हो गई। और वह क्रांति कैसी थी, रक्तहीन क्रांति थी। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में जो
राजाओं का शासन हुआ करता था वह समाप्त होकर के अब वहां पर संसदीय शासन स्थापित हो गया। तो वहां पर सर्वप्रथम हिंग पार्टी यानी हिंग दल ने अपनी सरकार बनाई थी। तो जब इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना हो गई यानी अब वहां सरकार का शासन चलने लगा, तब उसी समय 1688 ईस्वी में एक नई कंपनी बनाई गई भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और उस कंपनी का क्या नाम था, तो न्यू कंपनी था। न्यू कंपनी की स्थापना 1688 ईस्वी में की गई पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। इस न्यू कंपनी ने क्या किया था कि 20 लाख पाउंड का कर्जा अंग्रेजी सरकार को दिया था। याद रखिएगा कि किस कंपनी ने अंग्रेजी सरकार को 20 लाख पाउंड का कर्जा दिया था, तो न्यू कंपनी ने दिया था। न्यू कंपनी धीरे धीरे अपना व्यापार कर रही थी, लेकिन व्यापार में उसे घाटा होने लगा, इसलिए इस कंपनी को भी क्या किया गया कि जो भारत में पुरानी कंपनी थी उसी कंपनी में इसका विलय कर दिया गया। 1694 ईस्वी की क्या घटना है कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक निर्णय लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब इंग्लैंड की लोकसभा। इंग्लैंड की लोकसभा ने एक निर्णय लिया, एक बिल पास किया, और उसमें कहा गया कि अब इंग्लैंड की जो सारी प्रजा है, जो सारे नागरिक हैं, वह पूरी तरह से भारत से व्यापार कर सकते थे। अब तक सभी को छूट नहीं प्राप्त थी, लेकिन अब सभी को छूट प्राप्त हो गई, जिसका मन करे वह भारत के साथ व्यापार कर सकता है। तो इसी क्रम में भारत से व्यापार करने के लिए इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने 2 कंपनियां बनाई। कब बनाई? 1698 ईस्वी में। इसमें से एक कंपनी थी जनरल सोसाइटी और दूसरी कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इसको काफी पूछा गया है। तो 1698 ईस्वी में 2 कंपनियां बनी भारत से व्यापार करने के लिए, अंग्रेजी कंपनियां। एक थी जनरल सोसाइटी और दूसरा थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। तो जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट थी, उसे वहां के शासक विलियम तृतीय का समर्थन प्राप्त था। विलियम तृतीय ने क्या किया कि सर विलियम नॉरिस को भेजा, कहा? औरंगजेब के दरबार में, ताकि जो नई कंपनी स्थापित की गई है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इस कंपनी को भारत में मान्यता दिला दी जाए और उसे कुछ सुविधाएं भी प्रदान करवा दी जाए। लेकिन सर विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और वहां से उनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि औरंगजेब जो है इन्हें सुविधाएं देने से मना कर देते हैं। पूछा गया है कि नारिस मिशन, याद रखिएगा कि नारिस मिशन किसके दरबार में आया था? औरंगजेब के दरबार में आया था। कब आया था? तो 1698 ईस्वी में नारिस मिशन आया। 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने मना कर दिया व्यापारिक सुविधाएं देने से, इसलिए अब कंपनी जो है भारत में व्यापार कर तो रही थी, लेकिन व्यापारिक सुविधाएं न मिलने के कारण उसे घाटा होने लगा। अब जब घाटा होने लगा तो यह निर्णय लिया गया कि जो 2 कंपनियां स्थापित हुई थी इंग्लैंड में, उन दोनों कंपनियों को भारत में जो पुरानी कंपनी थी उस कंपनी के साथ विलय कर दिया जाए। तो यह निर्णय लिया गया कब? 22 जुलाई 1702 ईस्वी को चार्टर ऑफ यूनियन के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो 2 कंपनियां हैं उनका विलय पुरानी कंपनी में कर दिया जाए। इसी के तहत अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के तहत 1708-9 ईस्वी के बीच में कंपनी का विलय कर दिया गया। और जब इन कंपनियों का विलय कर दिया गया पुरानी कंपनी में, विलय के बाद कंपनी बनी थी, इस कंपनी का क्या नाम पड़ा? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। विलय के बाद पूछा गया है कि अंग्रेजी कंपनी का क्या नाम पड़ा? तो
द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम पर। यह इतना लंबा चौड़ा नाम कब तक रहा? तो यह नाम 1833 ईस्वी तक चला, लेकिन 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ और इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का इतना बड़ा नाम जो था उसे छोटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बदल दिया गया। यानी उतनी बड़ी कंपनी का नाम छोटा कर दिया गया और क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और तभी से लेकर के यह जो अंग्रेजी कंपनी थी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया। भारत में भी अंग्रेज व्यापारी जो थे वो भारत में और विस्तार करना चाहते थे, अपनी शक्ति को और मजबूत करना चाहते थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा गया। और कहाँ भेजा गया? उस समय मुगल सम्राट जो था फारुखसियर था, तो फारुखसियर के दरबार में भेजा गया। किसे? जॉन सरमन को। कब? 1715 ईस्वी में। तो 1715 ईस्वी में जॉन सरमन एक शिष्टमंडल का अध्यक्ष बनकर के फारुखसियर के दरबार में आता है। इस शिष्टमंडल में कौन कौन लोग थे? तो याद रखिएगा, एडवर्ड स्टीफेंसन थे, विलियम हैमिल्टन थे जो एक चिकित्सक सर्जन थे, और एक ख्वाजा सेहुर्द नामक व्यक्ति था जो आर्मेनियन दुभाषिया था। पूछा गया है कि इस शिष्टमंडल में दुभाषिया के रूप में कौन था? तो ख्वाजा सेहुर्द था। या सर्जन के रूप में कौन था? तो विलियम हैमिल्टन। अब इस शिष्टमंडल का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो यह शिष्टमंडल का उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश कंपनी को विशेषाधिकार दिलाए तथा कलकत्ता के 38 गांवों को प्राप्त करना भी उसका उद्देश्य था। यह उद्देश्य लेकर के शिष्टमंडल फारुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ और जिसमें ये 3 व्यक्ति थे। जिस समय शिष्टमंडल आया फारुखसियर के दरबार में, उस समय फारुखसियर को एक भयंकर बीमारी थी और उस बीमारी से फारुखसियर बहुत ही परेशान था। अब फारुखसियर की बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो शिष्टमंडल का एक सदस्य विलियम हैमिल्टन था जो कि चिकित्सक था, इसने क्या किया कि फारुखसियर का इलाज किया और फारुखसियर की जो बीमारी थी वह ठीक हो गई। इस बात से खुश होकर के फारुखसियर ने 1717 ईस्वी में, याद रखिएगा, एक फरमान जारी किया। तो 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने एक फरमान जारी किया था और उस फरमान में उसने अंग्रेजों को कई सारी व्यापारिक छूट भी प्रदान की थी, जहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फारुखसियर द्वारा जारी फरमान में क्या कहा गया? फरमान में यह कहा गया कि 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार करने की छूट दे दी गई। अर्थात अब जो बंगाल में व्यापारी थे अंग्रेज, उनको क्या करना था कि 3000 रुपए वार्षिक कर चुका देना था और साल भर बिना चुंगी दिए वह बंगाल में आजादी से व्यापार कर सकते थे। इस फरमान में दूसरी बात यह थी कि 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को सूरत में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की आजादी मिल गई। यानी अब अंग्रेज 10,000 रुपए फारुखसियर को वार्षिक कर के रूप में देंगे और बिना चुंगी दिए साल भर वह सूरत में स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे। इसी प्रकार फरमान में जो तीसरा पॉइंट था वह था कि मद्रास के समीप कुछ गांव जो थे वह अंग्रेज कंपनी को प्रदान कर दिया गया। तो 38 गांव की मांग थी और कुछ गांव तो दे ही दिए गए थे। पूछा जाता है कि जो कलकत्ता में 38 गांव अंग्रेजों को प्रदान किए गए थे या इनसे कुछ गांव प्रदान किए गए थे, इनका विरोध किसने किया था? तो मुर्शीद कुली जफर खां ने
विरोध किया था, याद रखिएगा, जो कि उस समय वहां का सूबेदार था। इसने क्या किया कि कलकत्ता के 38 गांव देने का विरोध किया था कि अंग्रेजों को न दिया जाए। इस फरमान में जो चौथा पॉइंट था वह था कि बंबई में अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल राज्यों में चलाने की पहली बार अनुमति दे दी गई। यानी कि अभी तक क्या होता था कि जो अंग्रेजी कंपनी थी अपने जो सिक्के ढालते थे वो अपने ही क्षेत्र में चला पाते थे, पूरे मुगल राज्यों में नहीं चलता था उनका सिक्का। लेकिन इस फरमान के द्वारा अब यह कह दिया गया कि अंग्रेजों द्वारा मुंबई में ढाले गए सिक्के पूरे मुगल भारत में चलेंगे। यह घटना क्या थी? यह घटना पहली बार हुई थी। याद रखिएगा कि मुगल राज्यों में अंग्रेजी सिक्के चलाने की अनुमति सर्वप्रथम किसने दी थी? तो फार्रुखसियर ने दी थी। यह जो फरमान था फार्रुखसियर का, इस फरमान को क्या कहा गया? अंग्रेजी कंपनी का महाधिकार पत्र कहा गया या मैग्ना कार्टा कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम है ऑर्म महोदय, इन्होंने इस फरमान को अंग्रेजी कंपनी का महाधिकार पत्र कहा था। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी कंपनी का वह कौन सा फरमान था जिसे महाधिकार पत्र की संज्ञा दी गई? तो फार्रुखसियर द्वारा जारी फरमान था जिसे 1717 ईस्वी में जारी किया गया था। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर ऐसे अंग्रेज व्यापारी थे जो एशिया में स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे। यानी एशिया में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों को महाधिकार पत्र प्राप्त हुआ, किसके द्वारा? फार्रुखसियर के द्वारा। इस अधिकार को पाकर के अंग्रेजी कंपनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी और भारत क्षेत्र में अपना काफी विस्तार करने लगी। इसके बाद आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और इन युद्धों ने क्या किया कि भारत की राजनीति और यहाँ का शासन प्रशासन ही बदल दिया और इसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर अपने कब्जा जमाने लगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।